मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास से योजनाओं का किया शिलान्यास। रांची शहर की बदलेगी तस्वीर। बोकारो के स्टील प्लांट में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान का अनुमान। लोहरदगा के जंगल से मिले 2 आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला था बम। बड़ी साजिश नाकाम। धनबाद के एसएनएमसीएच में दुष्कर्म की कोशिश सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी की तस्वीर। ऑर्थो विभाग में भर्ती मरीज के परिजन के साथ दुष्कर्म की कोशिश। जामताड़ा के सदर अस्पताल में दिखी लापरवाही। डॉक्टर के बिना ही कंपाउंडर के भरोसे होती है डायलिसिस। मरीजों की जान खतरे में। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची शहर के विकास योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है। सीधे रुख करते हैं, संबोधित कर रहे हैं वो। कोई इसमें कोताही नहीं तो पता चलता है एक तरफ बनता है, दूसरी तरफ टूटता चला जाता है। ये चीजें ना, इसलिए ये जयपाल सिंह स्टेडियम हम लोग कई बार यहां राजनीतिक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और आपके सामने इस स्टेडियम की धराशायी निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय रहा और आज इस संकल्प के साथ कि इस शहर के बीचों बीच जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर एक ऐसा इस तरीके से इसका विकास हो कि जो भी इस शहर में गुजरे तो ये जरूर सोचे कि चल के हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम देखें। इस तरीके से बनाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। नई दिशा देने की आपकी सोच के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो वक्त बेहद करीब आता जा रहा है जब वो नायाब तोहफा हमें मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच मंच पर उपस्थित माननीय उप महापौर रांची श्री संजीव विजयवर्गीय जी से आप आए और अपने 2 शब्द रखते हुए कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। सर, नगर विकास आवास विभाग के अंतर्गत आज रांची शहर में तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो झारखंड है वो विकास की ओर अग्रसर होगा और कहा कि इस मैदान से, जिस मैदान में कार्यक्रम को रखा गया है और वहां से उनका संबंध किस तरीके का रहा। झारखंड वासियों के लिए कई जो सौगातें हैं वो दी गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इससे पहले सीपी सिंह का भी संबोधन हुआ और उन्होंने भी झारखंड वासियों के लिए कई बातें उन्होंने कही। सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अच्छी पहल है कि एक साथ विभिन्न वार्डों के अंतर्गत योजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। चूंकि रांची राजधानी भी है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहरी क्षेत्र में लगभग 23% जनता निवास करती है। बर्दिया के बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 2 में मामूली चूक से
भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिन्हें आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगलगी से बीएसएल को लाखों के नुकसान होने की आशंका है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना पहले सुबह हुई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कर्मियों को भागकर जान बचाना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह घटना टारपीडो लैंटल में हॉट मेटल डालने के दौरान घटी। घटना के बाद सायरन बजाकर लोगों को सावधान किया गया। अगली घटना सामने आई। हालांकि इस अगली घटना को अब काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद से आग बुझाई गई, लेकिन काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 2 में मामूली चूक हुई और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण अगलगी घटना सामने आई है। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, अगलगी दिखाई दे रही है। काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि आग काफी भीषण लगी हुई थी, जिसकी वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को भी, और जिसके बाद से आग पर काबू पाया गया है। आग की लपटें देख काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग की लपटें आसमान की ओर जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही धुआं ये क्षेत्र, ये जगह नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस अगलगी घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्टील प्लांट में अगलगी की घटना सामने आई है, बड़ा हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि छोटी सी चूक हुई थी, जिसके बाद से ये अगलगी की घटना सामने आई है और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीर बोकारो की, जहां स्टील प्लांट में भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 2 में ये अगलगी घटना सामने आई है। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अगलगी घटना सामने आई है, फिलहाल वहाँ क्या हालात है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बोकारो स्टील प्लांट में पहले सुबह आग लगी थी फर्नेस नंबर 2 में 30 फीट लेवल जो लीकेज हो गया था, उसी में आग लगी थी, जिसके चलते जो है मजदूर वहाँ जो काम कर रहे थे, मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मजदूर वहाँ से जान बचाने के लिए भाग गए और अविलंब जो है दमकल की गाड़ियां को खबर दी गई और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह से लेवल लगातार बोकारो स्टील प्लांट में लीकेज हो रहा है और मजदूर जो लेवल में गिर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर जो है बीएसएल प्लांट के प्रबंधन के ऊपर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है सुरक्षा मानक का पहल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लगातार बोकारो स्टील प्लांट में इस तरह की घटना घट रही है। लेकिन जिस तरह से आज जो लेवल में नीचे आया है और जब भी मजदूर नीचे काम कर रहे होते तो कहीं ना कहीं मजदूर को जो तत्काल नुकसान हो सकता था, लेकिन मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते मजदूर को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आग लग रही है तो बोकारो स्टील प्लांट को सुरक्षा के दृष्टिकोण पर अंकुश लगाना होगा और सुरक्षा विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा का किसी तरह का चूक ना हो। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजीव। लोहरदगा में पेशरार थाना क्षेत्र के कादोझरिया टोली के पास सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 2 आईईडी बम को जवानों ने बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है। बरामद दोनों केन आईईडी 5-5 किलो के बताए जा रहे हैं। विस्फोट होने पर इससे भारी नुकसान हो सकता था। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पेशरार थाना क्षेत्र के कादोझरिया टोली के पास सड़क के किनारे से सुरक्षा बलों ने केन आईईडी को बरामद किया था। दोनों आईईडी को जंगल में विस्फोट को कर नष्ट कर दिया गया है। तो लोहरदगा के जंगलों से आईईडी बम बरामद किया गया है, जिसको नष्ट किया गया है। उसको विस्फोट करा करके वहां पर जवान मौजूद थे। नक्सली मंसूबों को कामयाब सुरक्षा बलों ने नहीं होने दिया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से विस्फोट करा करके इस केन आईईडी बम को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो नक्सली हैं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए आईईडी बम जंगलों में छिपा कर रखे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से इस बम को सुरक्षित रूप से विस्फोट कराया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और इसको नष्ट किया गया। काफ़ी शक्तिशाली बम जो है और जो आवाज़ गूंज रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नक्सलियों के मंसूबे किस तरीके के होते हैं और वो कैसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उन तमाम मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। तो लोहरदगा की तस्वीर जहां पर आईईडी केन बम बरामद किया गया, जिसको विस्फोट करके उसे नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि 5-5 किलो के ये बम थे, जिसको नष्ट किया गया।
तो लोहरदगा के जंगलों से आईडी बम की बरामदगी, जिसको नष्ट किया गया। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से इस बम को विस्फोट करा करके नष्ट किया गया है, किस तरीके से ये आईडी बम की बरामदगी हुई है, कैसे ऑपरेशन चलाया गया? आगे मैं बता दूं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के द्वारा 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे आईईडी कहा जाता है, वो बरामद सीआरपीएफ और जिला पुलिस के बल के जवानों के द्वारा नक्सलियों के मंसूबे को पानी फिर दिया है। दोनों जो केन बम आईडी जो बरामद हुआ वो 5-5 किलो का था। अब अपने दर्शकों को बता दें कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पेशरात चैनपुर तत्व में पेशरात थाना क्षेत्र के कादो झरिया टोली के समीप सड़क के किनारे से सुरक्षा बलों ने केन आईडी बम को बरामद किया है। फिलहाल दोनों आईडी को जंगल में विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है और सर्च अभियान फिलहाल जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धनबाद के एसएनएमसीएच में सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठाया है। अस्पताल में भर्ती एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले एम्बुलेंस चालक ने इसी अस्पताल में भर्ती अर्ध विक्षिप्त महिला को वार्ड से बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच की बात कही थी। जांच के नाम पर क्या कार्रवाई हुई नहीं पता, लेकिन एक बार फिर अस्पताल में दुष्कर्म की कोशिश की गई है, जिसे लेकर अब अस्पताल प्रशासन की मंशा और सुरक्षा सवालों के घेरे में है। तो एसएनएमसीएच से एक बार फिर से दुष्कर्म की कोशिश की खबर सामने आई है। इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और एक बार फिर से धनबाद का जो एसएनएमसीएच है, वहां की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल में महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और इसमें आरोपी की पहचान हुई है। इससे पहले भी घटना सामने आई थी, लेकिन उस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भगवान भरोसे ही एसएनएमसीएच की व्यवस्था अब नजर आती है और लगातार जो परिजन हो, चाहे वो मरीज हो, उनकी जान खतरे में रहती है, उनकी अस्मत खतरे में रहती है। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, एसएनएमसीएच में एक पहली भी घटना सामने आई थी और एक बार फिर से दुष्कर्म की कोशिश की गई है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? एसएनएमसीएच में पहले भी एक मामला आया था जहां अर्धविक्षिप्त जो युवती थी उसके साथ दुष्कर्म का मामला आया था, जहां एम्बुलेंस चालक पे भी कार्रवाई की गई थी। यही दूसरा मामला जो है देर रात देखने को मिला है, जहां पे बाहरी व्यक्ति जो है एसएनएमसीएच में घुस जाते हैं, वो भी औरतों वार्ड में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सुरक्षा कर्मी जो है वो कहाँ है और किस तरह से बाहरी व्यक्ति जो है महिला वार्ड में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कुछ अस्पताल प्रबंधन से बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस मसले पर? फिलहाल तो पुलिस स्थानीय थाना को बुलाया गया है, स्थानीय थाना वहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रही है और उस युवक की तलाश कर रही है कि जो युवक घुसा है उस अस्पताल में, वो युवक कौन है और आखिर किस उद्देश्य से वो वहां गया था। तो अभी फिलहाल पुलिस को मामले की जांच। चलिए, तो अब पूरी छानबीन जो है वो पुलिस के हवाले है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हमेशा सामने आ रही है। कर्मियों की लापरवाही के कारण हमेशा मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही मामला एक बार फिर जामताड़ा सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर में देखने को मिला है, जहां कंपाउंडर के सहारे मरीजों की डायलिसिस की जाती है, जबकि बिना डॉक्टर की उपस्थिति में डायलिसिस करना कभी भी मरीजों की जान को खतरे में डाल सकता है। पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर सदर अस्पताल में संजीवनी कंपनी के जरिए संचालित डायलिसिस सेंटर में एक भी डॉक्टर पदस्थापित नहीं है। वहां सिर्फ कर्मियों को रखा गया है और वही मरीजों का डायलिसिस करते हैं। वहीं सवाल पूछने पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिना चिकित्सक के डायलिसिस होता है। इसके अलावा कंपनी को शो कॉज किया गया है। किसी भी हाल में बिना चिकित्सक की उपस्थिति के डायलिसिस नहीं किया जा सकता है। डायलिसिस जैसा महत्वपूर्ण चिकित्सीय कार्य बिना किसी चिकित्सक के किया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी मरीजों की डायलिसिस कर दे रहा है। ये मरीजों के जान से खेलने जैसी बात है। पीपीपी मोड में चलता है तो डॉक्टर उनको रखना चाहिए। उनको चलाने के लिए अपना डॉक्टर रखना चाहिए और वो चले जाते हैं, हमें बताया भी नहीं जाता। इसके लिए हमने उनको
बात भी सुनाई और लिखा पढ़ी भी किया। उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, तस्वीरें और बयान हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो डायलिसिस है वो डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर ही कर रहे हैं, क्या कुछ हालात है वहां पर? जी, आपको मैं बता दूं कि यह कोई नया मामला नहीं है। काफी दिनों से यह कार्य हो रहा है जामताड़ा सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर, जिसका संचालन संजीवनी एक प्राइवेट एजेंसी है वो करती है। और उसके द्वारा कहा तो जाता है कि हम चिकित्सक रखे हैं, लेकिन यहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। कंपाउंडर के द्वारा ही डायलिसिस किया जाता है। प्रत्येक दिन 3 से 4 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। इसके पूर्व लगभग 1 साल पहले डायलिसिस के दौरान ही एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, परंतु बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और वर्तमान स्थिति यह है कि अभी भी डायलिसिस बिना चिकित्सक की उपस्थिति में किया जा रहा है और कभी भी किसी की जान जा सकती है। हालांकि इस संबंध में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो पहले तो वो टाल मटोल करते हैं, बाद में कहते हैं कि शोकोज किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बार बार यह शोकोज और कार्रवाई तक ही सीमित रहता, मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सदर अस्पताल में डायलिसिस के नाम पर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारी के लिए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोरोना के तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम रिपोर्ट पर सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। वहीं जमशेदपुर में लोग इससे लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। चांडिल डैम के पास सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही भीड़ में खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एक युवती को रेस्क्यू किया गया। युवती जमशेदपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि युवती घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठकर राजधानी रांची पहुंची थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस ने उसे महिला थाने के हवाले कर दिया। वहीं युवती ने घर वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डब्लू महतो उपस्थित हुए। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें से कई लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर डब्लू महतो ने कहा कि हम बहुत जल्द ही सभी जिला सहित पूरे राज्य में मजबूती से पार्टी का नए सिरे से पुनर्गठन करेंगे। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त करेगी। अलग रूप में चौंकाने वाला परिणाम देगी और हमारा ये कम से कम टारगेट है कि हमारी पूरे झारखंड प्रदेश में 10 से 15 सीट के बीच में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि पार्टी यहाँ भले ही नहीं है पर महाराष्ट्र में बहुत पुरानी है और वहाँ हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। नगर निगम का चुनाव हुआ था इससे पूर्व, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर गठबंधन में चुनाव लड़ी आरपीआई और बीजेपी। तो मुझे अनुमान है और पूर्ण विश्वास है कि 98 जी के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी के साथ हमारी गठबंधन भी होगी। और गठबंधन हुई या ना हुई, गठबंधन हुई तो भी ठीक है, गठबंधन नहीं हुई तो भी हम लोग 10 से 15 सीटों में पूर्ण मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देवघर में श्रावणी मेला आयोजित नहीं किए जाने के सरकार के फैसले के विरोध में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार 1 सप्ताह के भीतर अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वो सरकार के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेला के आयोजन नहीं होने से स्थानीय लोगों और व्यवसायियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गढ़वा में भूमाफियाओं की नजर सरकारी स्कूल पर पड़ने लगी है। शहर के बालिका उच्च विद्यालय के खाली पड़ी जमीन को माफिया हड़पना चाहते हैं। ऐसा ही एक स्कूल है गढ़वा शहर का बालिका उच्च विद्यालय। ये शहर के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ स्कूल की कुल 1 एकड़ 72.5
डिसमिल जमीन है, जिसमें से कुल लगभग 50 डिसमिल में विद्यालय भवन बना हुआ है। बाकी बचे शेष जमीन में स्कूल का खेल का मैदान है और बाउंड्री के बाहर कुछ जमीन पड़ी है। बाउंड्री के बाहर 60 डिसमिल की इसी जमीन को भूमाफिया की नजर जा रही है, जिससे वे हथियाना चाहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने अंचल अधिकारी गढ़वा सदर थाने को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि खाली पड़ी जमीन विद्यालय का है, लेकिन कुछ लोग जमीन को अब हथियाना चाहते हैं। स्कूल, ये जमीन तो स्कूल की है और हम उनके पड़ोसी हैं। मैंने मेरा चौहद्दी में, हम पश्चिम साइड में स्कूल ही है और उत्तर साइड में बांध है और दक्षिण साइड में भी स्कूल है, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कहाँ से वो लोग आ गया बीच में, वो देखना होगा। राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा की जमीन जो है कुल 1 एकड़ 73.5 डिसमिल है, जिसका खाता, प्लॉट, रकबा, किबाला, रसीद है ना, यहाँ तक कि सब कुछ जो है हमारे पास मौजूद है। और मैंने सारी ज़मीन की, विद्यालय की सभी ज़मीन की वो ऑनलाइन रसीद भी कटा लिया है ऑनलाइन कराने के बाद। और इसमें जो है पूर्व गढ़वा प्रखंड के जो सीओ साहब थे मिश्रा जी, उनका इस विद्यालय के प्रति काफ़ी सहयोग रहा है, जिसकी वजह से उनकी मदद से मैंने ये सब काम कराया। बेरमो में भारतीय मजदूर संघ ने ढोरी खास में संघ का 67वां स्थापना दिवस मनाया, जहां दत्तोपंत ठेंगड़ी के कार्यों को याद कर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित रविंद्र मिश्रा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुई थी, जो आज विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला मजदूर संगठन है। मजदूर संघ के 67वां स्थापना दिवस पूरे भारतवर्ष में आज ही के दिन हमारे मजदूरों को शुभचिंतक और उनकी एक सोच के साथ 23 जुलाई 1955 में इनकी स्थापना की गई थी। गैर राजनीतिक संगठन के रूप में मजदूर का नेतृत्व मजदूर करे, इसी उद्देश्य के साथ आज जो स्थापना की गई थी, उनकी एक ही सोच था कि मजदूर का जिस तरह से जितने राजनीतिक दल हैं और जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं, उस सभी उद्योगपति और मजदूर विरोधी कार्य करके मजदूरों का शोषण करते थे, जिससे हमारे माननीय ठेंगड़े जी और 5 मिल के भोपाल में इनकी स्थापना की थी। कि मजदूर का जो भी वार्ता हो, जो भी कार्यक्रम हो, वो मजदूर स्वयं वो करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में दायर पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर आज फैसला आया है। कोर्ट ने उन्हें दुमका से धनबाद जेल में 2 सप्ताह के अंदर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के झरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्या मामले में आरोपी संजीव सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से 2 सप्ताह के भीतर धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई पूर्व में भी पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर आज आदेश न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया है। तो 2 सप्ताह के अंदर दुमका से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश इस मामले में दिया गया है। धनबाद में कतरास के निशितपुर नर्सिंग होम में मारपीट का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा। आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर सुशील कुमार ने पीड़ित डॉक्टर उमाशंकर से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कड़ी निंदा करते हुए यह कहा कि स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच कर अविलंब कार्रवाई करे। रामगढ़ जिले के भुरकुंटा थाना क्षेत्र के सौदा में 12 वर्षीय अनीस कुचूर की मौत पानी में डूबने से हो गई। जानकारी के अनुसार सेंट्रल सौदा निवासी अनीस कुचूर उर्फ डेविड अपने कुछ मित्रों के साथ घर के बगल में नहाने के लिए नलकारी नदी गया था। रांची में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर इतिहास और नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों ने जेएमएम कार्यालय पहुंचकर नेताओं की अपनी समस्याएं और सुनाई, जिस पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों की समस्याओं को सीएम तक पहुंचाई जाएगी। धनबाद जिले के NH2 GT रोड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई।
देवघर में एसडीएम दिनेश कुमार यादव इंडोर स्टेडियम परिसर में अनाज वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने कोविड-19 के कारण प्रभावित सैकड़ों गरीब असहाय लोगों के बीच अनाज का वितरण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।